नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आतिशी शीशा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस वर्ष हमारा दीपावली विशेषांक कहानियों पर केंद्रित था। दीपावली विशेषांक की कहानियों के साथ जाने वाले रेखांकन तैयार हो गए हैं। हमारी महिलाओं के लिए नाम की पत्रिका के संपादक मेरे कक्ष में मेरी सलाह लेने आए थे। हमारी प्रेस के आधुनिकीकरण होते ही मेरी प्रबंधकीय डिग्री व पटुता को देखते हुए मेरे पिता ने मेरे इस 26वें वर्ष ही में मुझे इस पत्रिका का सलाहकार नियुक्त कर रखा था। कैसे चित्र हैं ये? चित्र देखते ही मैं खींचा। एक भी स्त्री मुस्कुरा नहीं रही। मजबूरी है भैया जी, इस अंक में सभी कहानियाँ स्त्रियों की थीं और ऐसी मनहूस थीं कि किसी एक में भी कोई स्त्री मुस्कुरा नहीं रही। संपादक मुस्कुरा दिए। ना ना ना, मैंने उन रेखा चित्रों पर अपनी उंगलियां दौड़ाईं। परेशान, उद्विग्न, आंसू सिक्त, विक्षिप्त, विरूपित, ये स्त्रियां नहीं चलेंगी, ये अशुभ लगती हैं। क्या बताएं भैया जी, संपादक हंसने लगे। अब इन कहानियों की विषय वस्तु ही ऐसी गंभीर और विकृत है कि उनसे मेल खाते हुए चित्रों में भी वही रोनी सूरतें लानी अनिवार्य हो गईं। इस करकट को हटाइए। मेरा खून खौल उठा। अपने दीपावली विशेषांक का विषय हम बदल देंगे, उसके लिए कोई नया विषय लाएंगे। मगर कहानियों की घोषणा की जा चुकी है भैया जी। संपादक की हंसी लुप्त हो गई। अब इन्हें तो प्रेस में जाना ही जाना है। दीपावली विशेषांक में ये कहानियां हरगिज नहीं जा सकती। दीपावली अंक अब कहानी विशेषांक के स्थान पर हम आभूषण विशेषांक रखेंगे। प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर अपने परिवार की महिलाओं को नए आभूषण खरीदते बनवाते हुए मैं देखा करता था। मगर हमारे पास तो आभूषणों पर तनिक भी सामग्री नहीं है भैया जी। कोई चिंता नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। इंटरनेट और एआई से हम तमाम देशी विदेशी आभूषण खोज सकते हैं। सामग्री मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप मुझे केवल 2 हाथ खोज दीजिए। एक हाथ अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने वाला और दूसरा हाथ चित्र उकेरने वाला। और अगर ये दोनों काम एक हत्ते एक जन ही में मिल जाएं तो? किसमें? अपने आर्टिस्ट बाबू की बेटी का। उसका हाथ बहुत गुड़ी है। उसके बनाए हुए कुछ चित्र तो इनाम भी पा चुके हैं। संयोगवश उसकी अंग्रेजी भी अच्छी है। आजकल वो समाजशास्त्र में एमए कर रही है। उस आर्टिस्ट की बेटी जो सही आदमी नहीं, हमारे बाबूजी को उसने कैसे कैसे तो परेशान किया था। 3 माह पहले उसका हाथ हमारी प्रिंटिंग प्रेस के ट्रेडल में उलझ जाने से कट गया था, जिसके फलस्वरूप हमारी प्रेस के बाकी सभी कर्मचारियों ने तब तक काम बंद रखा था जब तक मेरे पिता ने उनकी 2 शर्तें न मान ली थीं। उसे उसके अंतिम दिन तक उसे पूरी तनख्वाह देने के साथ साथ मुआवजे के तौर पर उसे 50,000 रुपये देने होंगे। हम कौन उस लड़की को किसी स्थायी नौकरी पर रख रहे हैं? संपादक बोले। अपनी दुविधा में उससे काम लेंगे। मैं उसे जानता हूँ। फिर अभी जख्म भी ताज़ा है और फाहा भी। बिना ज़्यादा परिश्रमिक लिए वो हमारा काम ज़रूर निपटा देगी। ठीक है, उसे कल यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे लालच हुआ। यहाँ लड़की का नाम आशा था। उसकी पकड़ और समझ पैनी थी। मेरी छटी हुई सामग्री को मेरे आदेशानुसार प्रस्तुत करने में उसने गजब की फुर्ती और क्षमता दिखाई और देखते देखते प्रचलित आकार के कपड़ों तथा विशिष्ट आभूषणों से सजी संवरी स्त्रियां तैयार हो गईं। मंगलदायक, सगुनी, स्त्री सुलभ और अनिंद्य। यदि एक के पास किसी एक फिल्मी अभिनेत्री की दंत पंक्ति अथवा मुस्कान थी तो दूसरे के पास किसी एक मॉडल का माथा अथवा नाक, तो तीसरी के पास किसी एक नर्तकी की ठुड्डी अथवा आँखें। अंक जब तैयार होकर मेरे पास आया तो मैंने आशा ही को बुलवाया। बैठो। संयोग से उस समय मैं अपने कक्ष में अकेला था। इससे पहले आशा जब भी मेरे कक्ष में आती थी, मेरा कोई ना कोई सहायक अनिवार्यतः मेरे कक्ष में उपस्थित था, शायद मेरे पिता का आदेश अमल में लाने। एक रखवाल की भांति मेरे पिता मुझे अपनी निगरानी में रखते हैं। बताइए। अनमने ठंडे स्वर के साथ वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। पहली बार मैंने उसे अपनी पूरी नज़र में उतारा। वो आकर्षक थी, बिना किसी प्रसाधन के, बिना कान की बाली के, बिना चूड़ी के, खाली कलाई लिए सफ़ेद सलवार और सफ़ेद ही दुपट्टे के साथ उसने हल्के पीले रंग की कमीज़ पहन रखी थी। एकदम साधारण, फिर भी एक आभा लिए थी।
यदि मैं कहूँ आज ही से तुम्हें हमारी इस पत्रिका में उप संपादक की नौकरी पर रखा जा रहा है तो तुम क्या कहोगी? मेरा उत्तर न में रहेगा। क्यों? मुझे गहरा धक्का लगा, क्योंकि स्त्रियों को लेकर मेरा दृष्टिकोण दूसरा है। कैसे? आपकी पत्रिका देश में सुघड़ गृहिणियाँ तैयार करने के चक्कर में उन्हें रिझाने भरमाने के लिए गृहसज्जा, मनोरम श्रृंगार और कढ़ाई बुनाई व स्वादिष्ट पकवान के आगे नहीं जाने देना चाहती, जबकि स्त्री के आकारगत रूप को संवारने में मैं तनिक रुचि नहीं रखती। उसकी आधारभूत स्थिति को समझने और सुधारने से सरोकार रखती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? आपने इस दीपावली विशेषांक के लिए चुनी गई वे पूर्व निर्धारित कहानियाँ और चित्र रद्द कर दिए थे। वे चित्र क्या तुमने बनाए थे? वे 18 कहानियाँ थीं और मैंने 25 चित्र तैयार किए थे, किंतु उनमें कोई भी स्त्री सम्मोहक न थी, कोई भी मुस्कुरा नहीं रही थी। आपने वे कहानियाँ पढ़ी थीं? हाँ, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने उन पर अपनी नज़र दौड़ाई तो थी, किंतु उनकी शब्द संख्या का अनुमान लेने की खातिर। रेखांकन आप उनसे मेल खाते हुए चाहते थे अथवा बेमेल? उन कहानियों में क्या कोई एक भी मुस्कुराने की स्थिति में थी? नहीं, मैं हंस पड़ा। स्त्री की मोहक मुस्कान आप जैसों के लिए या फिर आपकी पत्रिका ही के लिए एक अनुकूल परिस्थिति हो सकती है, किंतु वास्तव में स्त्री के पास मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है नहीं। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं हड़बड़ाया, मगर हमें अपनी पत्रिका के लिए वैसी स्त्रियां नहीं चाहिए थीं जिनमें एक के आंसू उसकी गर्दन तक पहुंच रहे थे तो दूसरी की गालों में धारियां बनकर उतर रहे थे। तेरे पिता कैसे हैं लड़की? तभी मेरे पिता कक्ष में चले आए। दारुण विपत्ति में हैं। एक झटके से साथ आशा अपनी कुर्सी से उठकर उनके ऐन सामने जा खड़ी हुई, लगभग वही धृष्टता अपने स्वर में उतारती हुई जो उन लोग के कर्मचारी यूनियन का नेता मेरे पिता के सम्मुख अपनी मांगें रखते समय प्रयोग में लाया करता था। शारीरिक दुख भी भोग रहे हैं और मानसिक आघात भी। एक चित्रकार के लिए अपना हाथ गंवाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक धावक के लिए अपना पैर गंवाना या एक गायक के लिए अपनी आवाज़। 50,000 गिन तो दिए हमने। मेरे पिता ताव खा गए। ऊपर से बिना काम लिए उसकी झोली में उसकी पगार पहुंचा रहे हैं। और क्या चाहिए उसे? जाकर उसकी खेती जोतें या फिर अपनी प्रेस उसके नाम कर दें। मैं अब चलूँगी। आशा ने मेरी ओर देखा। मक्कारी कोई इन गरीब लोगों से सीखे। मेरे पिता फिर उबले। बाप तुम्हारे ने मुझे तो ऐंठा सो ऐंठा ही, मगर अब जो वो तुझे मेरे बेटे पर डोरे डालने यहाँ भेज रहा है उसे क्या कहा जाए? आशा ने मेरी ओर दोबारा देखा। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। लज्जित मुद्रा में मैं अपनी मेज पर अपनी उंगलियां बजाने लगा। कैसी सत्य परीक्षा थी ये! आशा चाहती तो आसानी से कह सकती थी वो जब भी यहाँ आई थी तो हमेशा मेरे बुलाने पर ही आई थी। न केवल यही, बल्कि उसने तो हमारे इस दीपावली विशेषांक के लिए अपनी सेवाएं भी प्रदान की थी बिना कोई पारिश्रमिक तय किए। किंतु उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुपचाप मेरे कक्ष से बाहर हो गई। क्या वो जानती थी उसके ऐसा कहने पर उस पल के हड़बड़िया मेरे पिता मुझ पर अंधाधुंध 1000 सवाल दाग देते, जिनमें से 999 के उत्तर मेरे पास नहीं होते? क्या उसकी इसी लिहाजदारी के कारण निर्निमेष उसकी वे आंखें आज भी जब तब मुझ पर अंगारे बरसाने लगती हैं? विशेषकर उस समय जब किसी रेस्तरां में अपनी मंगेतर के साथ मैं सुस्वाद पकवानों का बिल चुका रहा होता हूँ, या फिर उस समय जब मेरी माँ 3 महीने बाद पड़ रही मेरी शादी की तारीख पर अपनी बहू को देने वाले वस्त्र तथा आभूषण मुझे दिखला रही होती हैं। स्त्री सुलभ, मंगलदायक, सगुनी और अनिंद्य। पूर्व विमर्शित योजना के अंतर्गत हमारा वो दीपावली आभूषण विशेषांक मेरे पिता ने दशहरे पर ही बाजार में विमोचित कर दिया, 3000 अतिरिक्त प्रतियों के साथ। हाथों हाथ उसे बिकता हुआ देखकर उन्होंने उसकी 5000 प्रतियां और निकलवा दी। वे भी तत्काल बिक गईं। शाबाश बेटे, शाबाश। आह्लादित होकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। हमारा नव वर्षांक इससे भी ज़्यादा जोरदार निकलना चाहिए। मगर मैं कुछ और ही सोच रहा था। बहुत दिनों से अपने अंदर घुमड़ रहे रोज को मैं बाहर अपनी जुबान पर ले आया। उस दीपावली विशेषांक को अंतिम रूप देते समय उन्होंने सलाहकारों की सूची में मेरे द्वारा सम्मिलित आशा के नाम पर अपनी दराती चला दी थी। मुझे अब इस पत्रिका की सलाहकार समिति में नहीं रहना है।
तुम्हारा नाम तो उस समिति से हटाया ही नहीं जा सकता। मेरे पिता हंस पड़े। हाँ, तुम उसका काम छोड़ना चाहो तो बेशक छोड़ दो, उसे मैं चला लूँगा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आतिशी शीशा। दीपक शर्मा जी की अपनी विशिष्ट लेखन शैली है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।